नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक सीरीज पार्ट 2 के बारे में, जो कि हम क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 1 आपको करवा चुके हैं। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका सेंटअप का भी एग्ज़ाम कल होने वाला है। और इसीलिए अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका जो है मजबूती ऑब्जेक्टिव पर पकड़ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले एक कोटेंशन से कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। और मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो गुजर ही जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आपका लास्ट टाइम बचा है। अगर इस समय प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कब कीजिएगा? तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपका जो है मार्क्स अच्छा आएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोग जवाब देते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1955 में। 1955 में। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, 1955 में। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को फास्ट करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का भी मन ऊब आ जाता होगा। इसलिए हम लोग जो है फास्ट क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग सिर्फ देखिए, पढ़ाई तो आप लोग कर ही लिए हैं, सिर्फ इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपको मतलब कितना इस प्रश्न को हल कर पाते हैं, कितना आंसर को आप दे पाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? द्वितीय जो विश्व युद्ध था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। लेकिन बात यहाँ आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध था जो कि 1939 से 1945 तक चला था, अर्थात 6 साल का गैप था। अर्थात आप बोल सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 6 साल तक। कितना साल तक? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपको याद रखना है कितने दोस्तों? इसमें आपको याद रखना है बी, 12 सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाता है, 12 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 12 आपको याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और देखिए मन लगाकर पढ़िए, आपका हम आशा करते हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था दोस्तों? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो पंडित नेहरू। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित नेहरू, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए, ये सब जो प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो कि हम पहले ही आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज 1 पार्ट 1 में हम करवा चुके हैं। देखिए, इसमें 19 क्लास आपको चलेगा क्वेश्चन बैंक का सीरीज, जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही आएगा, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि उससे अलग जो है एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ मतलब क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। नहीं विश्वास हो तो आप क्वेश्चन बैंक को पूरा क्वेश्चन को हल करके जाइएगा, और फिर देखिएगा कि आप क्या कमाल कर देंगे, वाकई चौंका देंगे। आपका रिजल्ट जो है चौंका देने वाली रिजल्ट आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
कौन होता है, कौन होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है। क्या? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? वो जो होते हैं ना प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो जो नरेंद्र मोदी को नियुक्त किए हैं वो कौन है, मतलब प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन करता है, तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि भारत की किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्योंकि एक दल का व्यवस्था रहता तो एक ही प्रकार का मतलब लोग यहाँ पर शासन करते। जैसे कि अगर बीजेपी का रहता तो बीजेपी ही शासन करता, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस भी है, बीजेपी है, जनशक्ति पार्टी, मतलब अनेक प्रकार की पार्टियाँ पाई जाती है, इसलिए इसे हमको बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए, तो क्या याद रखना है आपको कि भारत के किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, जैसा कि अभी कौन है आप बता सकते हैं, आप कमेंट करके आप बताइए कि अभी का वर्तमान का जो है राष्ट्रपति भारत का कौन है? देखिए, एक महिला हैं जिनका नाम आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है जो आप याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो आपको याद रखना है कि निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, निर्वाचक मंडल द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए, नहीं याद है फिर भी घबराने की बात नहीं है, हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसको आपको अच्छी तरीक़ा से याद रखना है। तो इसका जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है, मतलब किस में है, संसद में है या जनता में है या प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? आपको बताने हैं इसका ऑप्शन कि कौन सा सही होगा। भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है, मतलब किस चीज़ में है, तो इसका आपको बताना है कि किस चीज़ में है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है क्या कि संसद में है, भारत का निहित शक्तियां जो है संसद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियां संसद में निहित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, तो इसमें आपको याद रखना है क्या, कमेंट करके बताइए पहले कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। 1980 में हुई थी, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड या फिर बहुजन समाज पार्टी, और आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बीजेपी, जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगर बात रही कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1977 में, आप याद रखिएगा कब, 1977 में। ठीक है, अगर पूछा जाए जनता पार्टी सिर्फ का स्थापना कब हुआ था, तो 1970 में, 1977 में आपको याद रखना है, 1977 में। अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कब हुआ, कांग्रेस का जो है उसका मतलब स्थापना कब हुआ, तो उसको आपको याद रखना है कि 1885 में। कितना में, 1885 में। देखिए, ये सब दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बोलते हैं ना कि रामबाण है, तो ये प्रश्न जो है आपका रामबाण है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना।
भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, कब? 1945 में। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, 1945 में। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो वो भी 1945 में ही हुआ था। कितना में? 1945 में। 1945 में। कितना में? 1945 में। आपको याद रखना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनए बोलते हैं, तो अगर पूछा जाए कि यूएनए की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर को उसकी स्थापना हुआ था। लेकिन हमारी जो है भारत 8 दिन के बाद, मतलब उसका गठन होने के बाद 8 दिन के बाद हमारा भारत जो है उसके साथ जुड़ गया था। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र संघ के, अर्थात 30 अक्टूबर को। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो क्वेश्चन हम यहाँ आपको बता रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो ये आपको याद होगा दोस्तों कि खाड़ी युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कौन सा देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर आक्रमण किया था। इराक पर। इराक पर। कौन सा? इराक पर। उसमें जो है सी अमेरिका का कितना प्रतिशत अथी था, सैनिक जो था, कितना प्रतिशत था? आप ये कमेंट करके हमको बताइए कि कितना प्रतिशत सैनिक जो है 2003 में अमेरिका ने जब किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर। और सैनिकों की संख्या कितनी थी, ये भी हमको बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई कर चुके हैं। सिर्फ ये सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देखिए, पढ़ाई तो आप कर ही लिए हैं, सिर्फ आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए। आप कमेंट करके आप बताते रहिए कि कौन सा प्रश्न जो है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो 15 को बताइए दोस्तों। तो 15 का हेग में, हेग आपको याद रखना। देखिए, ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ, सॉरी, एग्जाम में पूछा हुआ है। और बात करें कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हेग में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हेग में। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण एशिया में जो है भारत आता है, और नेपाल आता है, और क्या श्रीलंका आता है, ये सब आता है। तो ये सभी देशों में सबसे बड़ा देश का नाम है जो देश, तो हमारा इंडिया है। ठीक है, जिसको भारत बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए तो तुरंत आंख मूंद कर मार देना है, क्या? भारत मार देना है। ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्ट करेक्ट कर देना है। ठीक है, देखना उखना कुछ नहीं है, उसको आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, भारत। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों कि भारत और चीन ने अपने कूटनीति है कि संबंध कब स्थापित किए थे? भारत और चीन जो है कूटनीति का संबंध कब स्थापित किए थे, ये आप हमको बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब रिलेटेड है इससे। अगर पूछा जाए कि कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जो चीन से अपना मित्रता को आगे बढ़ाए हैं, तो ये भी आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री थे जो कि चीन से अपना मित्रता को, जो इंडिया को जोड़े थे। या फिर बात करें कि भारत चीन का किस समझौता से रिलेट है, तो ये भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं। ये जो भारत और चीन युद्ध पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था, ये हम आपको आप हमको कमेंट करके बताइए कि पंचशील समझौता कब हुआ था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पंचशील समझौता जो है किस किस देश के बीच हुआ था, तो इसमें आपको बता देना है कि इंडिया और चाइना, अर्थात जिसको बोलते हैं चीन और भारत, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और इसका तिथि आप हमको बता दीजिए कि पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक के संबंध कब स्थापित किए, तो 1944 में, 1944 में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं दोस्तों कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल ईजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन डाल देता है बिहार बोर्ड में भी, क्योंकि आप लोग भी तो बच्चे हैं, तो इसीलिए बच्चा वाला ही क्वेश्चन डालता है। ओके, तो इसमें जो है ऑप्शन सही कौन सा है, आप लोग बताइए कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है कि लद्दाख में, गलवान घाटी लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा दोस्तों? लद्दाख में आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
देखिए आपका स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो इसमें आपको बताना है कि नेपाल में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखिए सबसे कठिनाई वाली बात बोला जाए तो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना था। देखिए ये सब दो चार देश ऐसे थे जहाँ पर लोकतांत्रिक को स्थापित करना बहुत ही संघर्ष वाली कहानी रही है, जैसा कि हमारा बांग्लादेश हुआ पड़ोसी राज्य, और ये भी नेपाल भी। तो ये सब में जो है दोस्तों लोकतंत्र को स्थापित करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आई है। ठीक है, वैसे आप श्रीलंका के बारे में हमको कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी। अगर आप तैयारी किए होंगे अच्छा से तो आप, हम आशा करते हैं कि आप अच्छा तरीका से इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। सॉरी, पहले इसको बता देते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया। तो देखिए 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा या आपका बी हो जाएगा, बी 1990 में स्वीकारा गया था, 1990 में। लेकिन ये स्वतंत्र कब हुआ था ये हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में है जो, तो दोस्तों कि निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है, मतलब G77 का सदस्य। तो देखिए G77 का संबंध जो है दोस्तों विकासशील देशों से है, विकासशील, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। G77 का संबंध किससे है? विकासशील देशों से, विकासशील देशों से। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखिए इससे जो है क्वेश्चन बहुत प्रकार के पूछा जाए। अगर सुरक्षा परिषद में पूछा जाए कि सदस्यों की संख्या कितनी है तो वह आपको बता देना है कितना है। अगर आपको याद होगा तो बताइए, नहीं तो देखिए हम बता देते हैं। जो है सुरक्षा परिषद में जो है सदस्यों की संख्या 15 है। टोटल कितना है? 15 है। उसमें से 5 सदस्य जो है क्या है? अस्थाई सदस्य है, मतलब जिसको वीटो पावर मिला हुआ है, जैसा कि ब्रिटेन हुआ। ठीक है, और 10 सदस्य ऐसा है जो कि अस्थाई है, उसको वीटो पावर नहीं मिला हुआ है। तो ये टोटल मिलाकर 15 सदस्य हो जाता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के बारे में ये 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है तो इसके बारे में भी आपको कितना बता देना है? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है? तो 6 अंग है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा अंग की बात करें तो कौन है? ए, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, कौन? महासभा, महासभा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जिस के बारे में आप जानिए, पहले आप बता दीजिए कमेंट करके कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं तथा कौन कौन, उसका नाम लिखकर आप हमारे पास सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम उसको देखकर फिर अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे जो कि अच्छा तरीका से मतलब इस बताएंगे कि सभी मौलिक अधिकारों के बातें बता देंगे। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को पहले आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 को बताइए कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम, देखिए सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि सिक्किम है भारत का हिस्सा कब बना। तो ये आपको बताइए कमेंट करके कि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना। तो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा 1975 में बना। ठीक है, 1975 में आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये आप पहले बताइए, इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन आप और आपको बता देंगे। ठीक है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुई थी। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए, किसका? एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए कि इस किससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर एवं लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? आप लोग इसका पहले कमेंट करके बताइए जल्दी से कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे।
तो आपको याद रखना है क्या कि बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बी नरहरि राव, ठीक है दोस्तों। जितना भी एमसीक्यू प्रश्न था हम आपको बता दिए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 है, और हम 19 क्लास इसमें करवाने वाले हैं आपको, जिससे कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि इससे एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड जो है अलग नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड का देने का मॉडल जो है ना दोस्तों कि वो क्वेश्चन बैंक से ही पूरा प्रश्न उठा कर देता है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि ये कल का एग्जाम में भी आपका बहुत कामयाबी मतलब आएगा। 2 क्लास करवा चुके हैं, क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 1 करवा चुके हैं, और क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2। देखिए इस पर रामबाण क्वेश्चन हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा है और थोड़ा हमारी भी फ़ायदा है। तो इसी के लिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।